हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल के जैनजी आंदोलन के बारे में। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल में किस प्रकार से अराजकता फैली हुई है, वहाँ के जैनजी लोगों के आंदोलन ने सरकार को पटकनी दे दी है और सरकार को गिरा दिया है। तो इस आंदोलन के पीछे के क्या क्या कारण हैं और किस कारणों से इस प्रकार का आंदोलन हमें देखने को मिला, क्या अभी की क्या परिस्थितियां हैं नेपाल की, और नेपाल के अगले प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं या फिर नेपाल में कैसे पीस मेंटेन हो सकती है, उसके बारे में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। तो आइए इस टॉपिक के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है और इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीज़ हैं। तो उसके बारे में देखते हैं कि वहाँ के जैनजी जो लोग हैं, जैनजी जनरेशन द्वारा ये आंदोलन किया गया है और जैनजी में जो स्टूडेंट ऑफ जस्टिस और होमी नाम के संगठनों द्वारा ये आंदोलन किया गया था, जिसके फलस्वरूप ये हिंसा के रूप में उभर के सामने आया और वहाँ के सरकार को भी इस्तीफा देना पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तात्कालिक कारण क्या हो सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि नेपाल की सरकार ने जिस प्रकार से वहाँ के लोकप्रिय 26 जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सभी पर बैन लगा दिया था और इस बैन के कारण ही ये सारी भयावहता, ये मामले, ये अराजकता देखने को मिली। और अभी तो इस प्रकार की इमेज, वीडियोज़ वगैरह एविडेंस वहाँ के जो सामने आ रहे हैं, उसमें से पता लग रहा है कि जैसे कहीं सीरिया, इराक और गाज़ा पट्टी की ये फ़ोटोज़ हों। तो इस प्रकार की उग्र प्रदर्शन और उग्र धारणाएं वहाँ की देखने को मिल रही हैं। तो क्या इसका जो कारण है वो सोशल मीडिया बैन ही है या फिर उसके पीछे कहीं और सारे राज छुपे हुए हैं और भी कारण हैं? तो इसके पीछे जब हम देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि आखिर सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन लगाया क्यों? तो जो जैनजी जनरेशन है, जो 30 साल से कम उम्र के लोग होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया को यूज करते हैं। और वो सोशल मीडिया पे जो वहाँ के नेता थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनके जो परिवार थे, उनके बेटे थे, उनकी सारों की सारे वीडियोज़ सामने ला रहे थे, सरकार की भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे, सरकार की पोल खोल रहे थे, उनकी लग्जरी जो लाइफ स्टाइल थी उनको सामने ला रहे थे। और उसके साथ जो युवा लोग थे, उनके पास बेरोजगारी थी, उसके अलावा कुछ नहीं थे। एक वो कंपेयर कर रहे थे, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके साथ जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वहाँ की सरकार के जो परिवार से नेता लोगों के परिवार हैं, वो तो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, जिसके कारण एक डिस्पैरिटी, दोनों में भिन्नताएं देखने को मिली। उसके कारण ये आंदोलन भड़क गया। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे वीडियोस सामने आ रहे थे, आंदोलन भड़क रहा था, उस समय सरकार ने बैन लगा दिया कि इस बैन लगाने के कारण ये आंदोलन रुक सकता है। लेकिन जब बैन लगाया तो स्टूडेंट ऑफ जस्टिस एंड होमी नाम के संगठनों द्वारा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठ गए लोग और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन होने लगा। लेकिन जब धरना प्रदर्शन ज़्यादा होने लगा तो सरकार द्वारा यहाँ पे कुछ उग्र स्टेप लिए गए और सरकार ने वहाँ पे धरने पे बैठे लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण वहाँ कई प्लेटफॉर्म बताते हैं कि 21 और कहीं प्लेटफॉर्म 45 तक भी बताते हैं कि लोगों की डेथ हो गई। और उस डेथ के बाद वहाँ की सारी जनता सड़कों पे उतर आई और अभी जो वहाँ की स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, वो सब इसका ही नतीजा है। उसके बाद सरकार, वहाँ के लोगों ने कई प्रकार से मतलब वहाँ की सरकारी संपत्ति को नष्ट कर दिया, संसद भवन पे आक्रमण कर दिया, जो सत्ता के शक्ति का प्रतीक था उस वाहनों को जलाया गया, पूर्व प्राइम मिनिस्टर्स के घर में आग लगा दी गई, जिनके कारण उनकी वाइफ जो थी, उनकी जो जलने के कारण डेथ हो गई। तो इस प्रकार से लोगों ने उग्र स्टेप लिए वहाँ पे। ऐसे सारे इश्यूज़ के बाद वहाँ की सरकार और प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दिया और वहाँ के जो और भी नेता थे उनको सड़क पे पीटते हुए भी कई सारे वीडियो सामने आए। कई सारे चैनलों के माध्यम से पता लगता है कि कई सारे नेता हैं जो वहाँ से देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो इस प्रकार की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन इसके पीछे जो कारण क्या थे?
कारण के तौर पर हम जब देखते हैं तो सोशल मीडिया बैन तो तात्कालिक कारण है, जिस प्रकार से 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, लेकिन उसके पीछे पिछले 100 वर्षों की जो आग थी वो तो भड़क ही रही थी ना, तो उसके कारण फिर 1857 की क्रांति हुई। उसी प्रकार से जो आग थी वो पहले ही भड़क चुकी थी, लेकिन सोशल मीडिया बैन तो तात्कालिक कारण था केवल, उसके पीछे और कारण थे। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग बहुत ही परेशान थे। उसके साथ साथ वहाँ पे बेरोजगारी इतनी बढ़ गई थी कि नेपाल के लोग इंडिया आने या फिर जो वेस्टर्न कंट्री हैं वहाँ जाने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते थे, तो बेरोजगारी इस कदर वहाँ पे फैल गई थी। उसके साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता वहाँ पे देखने को मिलती है। देखो, राजनीतिक अस्थिरता, जैसे नेपाल में आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अभी सत्ता में थी, लेकिन पिछले 15 वर्षों में 12 बार सरकार बन चुकी हैं, 12 बार गिर चुकी हैं, 12 बार बन चुकी हैं। तो ऐसी स्थितियाँ थी, सरकार अस्थिर थी, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ रही थी, इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही थी, लोग पूरी तरीके से परेशान थे। तो ये सारे के सारे कारण थे। उसके बाद जब केपी ओली साहब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी निरंकुशता भी देखने को मिली, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे बैन लगाया गया। तो जब ये सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं तो जैनजी आंदोलन का कारण यही सारे कारण थे। उसके बाद सरकार ने क्या स्टेप लिए इस जैनजी आंदोलन के बाद, तो जैसे ही ये गोलियां चली और उसके बाद शांतिपूर्ण धरना एक हिंसा में बदल गया, तो हम देखते हैं कि उसके बाद सरकार ने जो स्टेप लिए, सरकार ने क्या किया, सोशल मीडिया पर बैन था उसको हटा दिया। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री केपी ओली साहब सभी ने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा सौंप दिया। उसके बाद वहाँ पे सेना ने कमान संभाली। सेना के कमान संभालने से मेरा मतलब है कि वहाँ पे शांति को, पीस को मेंटेन करने के लिए सेना ने भी कदम उठाए। तो ये सब कारण रहे। लेकिन अब जो कहीं लोगों द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, या फिर इस हिंसा का, इस आंदोलन का, जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उसका निपटारा, समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो सकता है। तो सबसे पहले वहाँ पे आप देखते हैं कि अभी राजनीतिक शून्यता प्राप्त हो गई है, कोई नेतृत्व करता नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं बची है जो सत्ता में आ सकती हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि वहाँ की भले ही मिलिट्री हो या जैनजी लोगों द्वारा या किसी भी ग्रुप्स द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया जा सकता है। और वहाँ के राष्ट्रपति जी ने भी एक संवाद कायम करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए, डायलॉग्स के लिए प्रस्ताव रखा है लोगों के सामने। लेकिन जब शांतिपूर्ण धरना लोग इसीलिए तो कर रहे थे कि सरकार उनकी सुने, लेकिन तब तो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब जब इसकी ये अराजकता देखने को मिली तो उस समय तो सरकार क्या कर रही थी, उस समय सत्ता अंधेरे गलियारों में खोई हुई थी। उन्हें मालूम नहीं था, होशो हवास में नहीं थी कि किस प्रकार से जो जनता को उनकी मांगों को अवॉइड करना, किस प्रकार से मतलब इतनी बड़ी भयावहता का रूप ले सकती हैं। सरकार को इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अभी वो प्रस्ताव रख रहे हैं। तो इस प्रस्ताव का क्या हो सकता है, लेकिन उस प्रस्ताव में भी राजनीतिक व्यक्ति को भी, उनकी तरफ से पार्टी का कोई भी मेंबर्स हो, नेतृत्व करता हो, उसको शामिल होना पड़ेगा। जैनजी लोगों का एक नेतृत्वकर्ता भी शामिल हो सकता है। उसके साथ साथ सेना के अधिकारी या सेना का नेतृत्वकर्ता प्रमुख जो वहाँ के अशोक कुमार करके हैं, तो उनको भी शामिल होना पड़ सकता है। तो ये डायलॉग्स कायम हो सकता है, लेकिन अभी बस उसके कयास ही लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि नेपाल में हिंसा बढ़ गई, जैनजी आंदोलन हुआ, सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। केपी ओली साहब और कई सारे अन्य नेता जिनके बारे में जानकारी मिलती है कि या तो सुरक्षित स्थान पे हैं या फिर देश छोड़ के भाग चुके हैं। तो इस प्रकार की खबरें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप देखते हैं कि इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज़ है, अगर वहाँ पे पीस मेंटेन नहीं है तो इंडिया पर भी उसका अफेक्ट रहता है। तो हम देखते हैं कि 1-2 सालों के अंदर अंदर इंडिया के जो नाइबर कंट्रीज़ हैं उसमें हम देखते हैं कि म्यांमार में मिलिट्री शासन, बांग्लादेश में मिलिट्री शासन, अफ़गानिस्तान में आतंकवादी तालिबान शासन, श्रीलंका में आप देखते हैं तो फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी वहाँ पे किस प्रकार से थी, और अभी नेपाल में देखने को मिल ही रहा है किस प्रकार से वहाँ की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। तो कुल मिला के ये जो रीजन है ना, किस प्रकार से मतलब उसमें वर्ल्ड पीस को ये अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब विश्व शांति को एक
नई दिशा मतलब एक गर्त की ओर ले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे अभी देखते हैं कि पहले जिस प्रकार से अभी इराक हैं, ईरान हैं, गाज़ा हैं, तो इस प्रकार से जो खाड़ी देश वगैरह हैं वहाँ पे जो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवादी शासन, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी इस क्षेत्र को नई पहचान मिलती जा रही है। लेकिन उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस क्षेत्र में अराजकता फैल सकती है। अराजकता का मतलब है असुरक्षा की भावना। तो इस इंडिया को भी इस पर जल्द से जल्द डिसीजंस और इंडिया को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ वेस्टर्न देशों की भी प्रतिक्रिया आर्ग्यूमेंट सामने आए हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन ने भी कहा है कि जल्द से जल्द नेपाल में शांति कायम हो। लेकिन भारत की प्रतिक्रिया जो यहाँ पे आई है, भारत ने कहा है कि भारत के लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो अपना पूरी तरीके से ख्याल रखे, सतर्क रहे, सजग रहे। बांग्लादेश की भी कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया देखने को मिली है। तो आप सभी इसी प्रकार के मुद्दों को, पॉलिटिकल इश्यूज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।